हेलो व्यूअर्स, संधान आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक नवीन टॉपिक के साथ हम लोग चलेंगे। सूफीवाद लेके चल रहे थे, लेकिन चूंकि एक नई चीज़ है तो हमने सोचा कि हम इस एक नए टॉपिक के साथ आपको लेके चलें। सूफीवाद के कम से कम 6 एपिसोड हैं। हम क्रमशः उस चीज़ को लेकर वन बाय वन आपको पढ़ाएंगे। आज हम खिलजी क्रांति के विषय में पढ़ते हैं। खिलजी क्रांति आखिर में थी क्या, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर में क्रांति शब्द क्यों आ गया, ये जानना ज्यादा जरूरी है। एक वंश अगर गद्दी से उतरता है, दूसरा वंश गद्दी पर बैठता है, तो कभी हमने मुगल क्रांति तो नहीं पढ़ी, कभी तुर्क क्रांति तो नहीं पढ़ी, कभी अंग्रेज क्रांति तो नहीं पढ़ी, लेकिन हम लोग खिलजी क्रांति पढ़ते हैं। क्या आखिर में क्या ऐसा हो गया कि खिलजियों ने सत्ता हासिल करके क्रांति मचा दी, ये जानना जरूरी है। मोहम्मद हबीब तथा आरबी त्रिपाठी सर ने खिलजी क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। क्या है खिलजी क्रांति? इलबरी वंश के पश्चात बलवन का वंश और बलवन वंश के पतन के बाद जब खिलजियों के हाथ में सत्ता आई तो इतिहासकारों ने इसे खिलजी क्रांति कहा। पहले क्रांति का मतलब समझे कि क्रांति होती क्या है। एक छोटे से इसमें क्रांति का मतलब है कोई व्यवस्था एक लंबे समय से चलती चली आ रही है और उस व्यवस्था में होने वाला आमूलचूल परिवर्तन ऐसा हो कि जिसको आगे आने वाले समय तक महसूस किया जाए, वही क्रांति कहलाती है। फिर मेरी बात को सुनिएगा कि एक व्यवस्था जो चलती चली आ रही है, उस व्यवस्था में होने वाला आमूलचूल परिवर्तन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को अपनी नीतियां बदलनी पड़ गई। उन्होंने यहां पर अपनी नीतियों को ऐसा बदला कि उन नीतियों को कहीं ना कहीं हम आज तक महसूस करते हैं। जैसे भारतीय सेना को रेजिमेंट में बांट दिया गया, गजेटर का प्रकाशन, ये सब जो तथ्य थे, ये क्रांति को डिनोट करते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, विश्व का पहला लिखित संविधान, फ्रांस की क्रांति, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये जो तत्व है ये क्रांति को डिनोट करते हैं, जो आज तक आप अपनी चीजों को में देखते समझते हैं। वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता है। खिलजी क्रांति इसलिए कही जाती है क्योंकि जो खिलजी थे वह तुर्कों के समान उनके अंदर शाही खून नहीं था। एक लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहने के कारण तुर्क इनको हीन समझते थे, अपने से हीन समझते थे। वो जानते थे कि ये जो है निम्न जात के हैं, निम्न स्तर के हैं, और इसलिए जो कि है इनको शासन सत्ता में शुरुआती दौर में कोई स्थान नहीं दिया गया। खिलजियों के द्वारा सत्ता प्राप्त होना इस बात का द्योतक है कि यदि आपके नसों में शाही खून नहीं भी है तो भी आप सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, शासन सत्ता पर मात्र और मात्र शाही लोगों का ही एकाधिकार नहीं है। जिसके अंदर योग्यता है, जिसके अंदर शक्ति है, वो भी सत्ता को प्राप्त कर सकता है। खिलजी क्रांति इस बात का द्योतक है। इससे पूर्व भी इमामुद्दीन रेहान, जो नसरुद्दीन महमूद के समय था, वो भारतीय मुसलमान था, उसका भी सर कुचल दिया गया। बाद के समय के एक दो हिंदू सरदार जो बाद में मुस्लिम कन्वर्टेड हुए, उनको शासन सत्ता में कोई स्थान नहीं दिया गया। बलबन ने कहा कि मैं जब भी किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी नाड़ी फड़फड़ाने लगती है और मेरा हाथ मेरी तलवार की मूठ पर चला जाता है। यह स्टेटमेंट बताता था कि वंशवाद का प्रतीक है। खिलजियों ने जब ये सत्ता प्राप्त की तो ये सिद्ध कर दिया कि यदि आपके नसों में शाही खून में नहीं है तो भी आप सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, और शासन सत्ता पर केवल और केवल शाही व्यक्ति का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति योग्य है, जो व्यक्ति कर्मठी है, वो भी उस सत्ता को प्राप्त कर सकता है। तो खिलजी क्रांति का मतलब, लेकिन
क्रांति शब्द से हम क्या, क्योंकि उन्होंने उन क्षेत्रों में कार्य किया जिन क्षेत्रों में इसके पूर्व के शासकों ने कार्य नहीं किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो उसका मानना था कि शासन सत्ता लोगों के द्वारा शासित होनी चाहिए, लोगों के सहमति से शासित होनी चाहिए। यानी आप लोगों के सहमति से गद्दी पर बैठ के अपने कार्यों का संचालन करिए। वो कहता था कि मैं मुसलमानों के रक्त को यूं ही जाया नहीं होने दे सकता। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो वहां पर राजत्व का प्रतीक बदल गया। उसकी 3 विशेषता थी। पहला, धर्म का राजनीति से पृथक्करण, यह पहली बार हुआ। मुगसुद्दीन से वार्ता, जो अलाउद्दीन खिलजी की बड़ी फेमस वार्ता रही, उसने सीधे कहा कि राज्य के हित में जो होगा वह निर्णय लिया जाएगा। शरीयत क्या कहती है उससे मुझसे मतलब नहीं है, शरीयत में क्या लिखा है मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, राज्य के हित में जो होगा वही निर्णय लिया जाएगा। और यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि धर्म का राजनीति के साथ स्पष्ट प्रतिकरण पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। ये थी क्रांति, ये थी क्रांति। इसके पहले के शासकों ने इसको पूर्णतः स्पष्ट रूप से नहीं किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म और राजनीति को स्पष्ट रूप से पृथक किया। उसने कहा राज्य के हित में जो फैसले होंगे वो लिए जाएंगे। दूसरा, निरंकुशता। शासक जो है वो शक्ति के बल पर गद्दी पर बैठता है। वो न तो किसी उलेमा के सहयोग से गद्दी पर बैठता है और न ही कोई जनता उसे गद्दी दिलाती है, वो अपनी शक्ति के बल पर गद्दी पर बैठता है। उसने लुई 14वें के कहे के अनुसार, जैसा उसने कहा मैं ही राज्य हूं, वह इस सिद्धांत पे काम करता था। उसने कहा मैं ही राज्य हूं, मेरी इच्छा ही कानून है। ये निरंकुशता बलबन के समय भी थी, लेकिन बलबन से बढ़कर अलाउद्दीन खिलजी के समय हमको ये देखने को मिलती है। और तीसरा था साम्राज्यवाद। पहली बार गुजरात से लेकर दक्षिण भारत तक एक व्यापक अभियान हुआ और दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को दक्षिण भारत तक पहुंचा दिया गया। अमीर खुसरो खजान फुतू में दक्षिण भारत के अभियान की चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा उसका जो उद्देश्य था वो एक विश्व विजय की थी था कि हम विश्व विजय करेंगे, लेकिन कोतवाल अताउद्दीन के कहने पर उसने अपनी इस योजना को त्याग दिया। इसीलिए उसे सिकंदर रुस्तानी अर्थात दूसरा सिकंदर कहा गया, क्योंकि वो विश्व विजय की कामना करता था। अमीर खुसरो ने इसके संदर्भ में बताया, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि साम्राज्यवाद या क्षेत्र ही प्राप्त करना एक सुल्तान का मकसद नहीं होता है। उन जीते हुए क्षेत्रों पर विजय पताका फहरी रहे, उन पर उसका नियंत्रण है, तभी वो साम्राज्यवाद की स्थिति पूरी होती है। ये अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवाद का विचार था। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसके 3 विचारों को, फिलहाल आप इसको इतना समझिए। यानी उसके राजत्व के सिद्धांत के 3 आधार थे। पहला निरंकुशता, धर्म और राजनीति का प्रतिकरण, और तीसरा साम्राज्यवाद। यह अलाउद्दीन खिलजी के समय की बहुत महत्वपूर्ण बात थी। इसको हम बाद के समय में भी देखते हैं, अतः इसे क्रांति कहा गया। दूसरी बात, हम फिर आते हैं तो हम देखते हैं आर्थिक परिवेश में क्या है। आपको बता दें, अलाउद्दीन खिलजी का काल महान आर्थिक सुधारों का काल था। पहली बार न केवल लगान के क्षेत्र में, क्योंकि लगान ही आय का प्रमुख साधन हुआ करता था, और लगान में बिना सुधार किए राज्य की आय सुनिश्चित नहीं होती थी। इसलिए सबसे पहले उसने क्या किया, लगान में व्यापक सुधार किया।
उसने जितनी भी सुल्तान के प्रत्यक्ष, एक तो खालसा की भूमिका उसने विस्तार किया, और दोआब में वक्फ से लेकर, इदराज से लेकर, मिल्क से लेकर जितनी भी भूमियां थी उनको क्या किया, बर्खास्त करके खालसा में बदल दिया। सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण की भूमि खालसा कहलाती, उसका विस्तार किया। दूसरा, 2 प्रकार के कर जो कि जमींदार लगाते थे, उसने जमींदारों को बीच से हटा दिया। जमींदार क्या करते थे, 2 प्रकार के कर की वसूली करते थे, एक किस्माते खुदी, दूसरी हुकूक खुदी। एक में वो अपने लिए कर की वसूली करते थे और दूसरा जो कि है सुल्तान के लिए करते थे, लेकिन उससे भी अपना टैक्स वसूलते थे। अलाउद्दीन ने इनको क्या किया, रास्ते से हटा दिया। सीधा पहला सुल्तान, पहला शासक जिसने कृषकों के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया। ये बहुत बड़ी बात थी कि पहली बार कृषकों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने वाला शासक। बिचौलियों को रास्ते से हटा दिया। जितने भी बिचौली थे, खूत, मुकद्दम, चौधरी, इनको दरकिनार किया। बर्नी कहता है कि अब वो अच्छे घोड़े पे नहीं चढ़ सकते थे। उनकी औरतें दूसरों के घरे में जाके बर्तन मांजती थी। बर्नी का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, वो कभी कभी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता था। ठीक है, कभी कभी लोग कहते हैं कि आप जहां सुई न जाए वहां फार जाए। तो ये कहानी हमारे पूर्वांचल की है कि किसी भी चीज़ की अतिशयोक्ति नहीं है। बर्नी तो कहता था कि मतलब उनकी घर की औरतें दूसरे के घर में जाके बर्तन घिसती थी, इतनी गरीब हो गई थी। हर हिंदू का घर टकसाल हो गया था, मतलब खाली हिंदू ही सिक्का डालते थे, बाकी जो की थे नहीं डालते थे। तो ऐसे ऐसे इतिहासकार हुए हैं, वर्तमान में कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो अपनी बुद्धि चलाते हैं। तो फिलहाल अतिशयोक्ति से बचना है, मैंने बार बार कहा। बर्नी कहता है कि उनकी औरतें दूसरों के घर में जाकर चौका बर्तन करती थी, और इन्हीं को वो उनको उनका हिंदुओं का गरीब होना कहता है। सब मिलाकर बिचौलियों को लगान व्यवस्था से हटा देना और कृषकों के साथ संबंध स्थापित करना, सीधा संबंध स्थापित करना, यह अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बड़ी नीति थी। बाद के काल में आप देखेंगे तो शेर शाह सूरी ने भी यही काम किया। शेर शाह सूरी ने बाद में कृषकों के साथ अपने संबंधों को बड़ा अच्छा किया। उसने पट्टा और कबूलियत, इन 2 चीजों को इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले। कृषकों के साथ लगान निर्धारण करने में नरमी बरतो, लेकिन वसूलने में कड़ाई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खेतों को रौंद के जा रहा है तो भी वो उसका मुआवजा देता था। उसकी सेना के द्वारा अगर ऐसा होता था तो भी वो मुआवजा देता था। ऐसा शेर शाह सूरी करता था। तो कहीं ना कहीं ये आगे की बात तक जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने इन बिचौलियों को हटा दिया, इनके तमाम खुदी को अवैध घोषित कर दिया और सीधा संबंध स्थापित किया। ये क्रांति ही कही जाती है, क्योंकि बाद के शासकों ने इसी को अपनाया। दूसरा, बाजार नियंत्रण। आज की पीडीएस प्रणाली, जिसे आप कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये उस समय के शासक ने सोचा। अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ था, अंगूठा टेक, और वो व्यक्ति इतनी बड़ी बात सोचता है। एक अनपढ़ आदमी जब उस समय पीडीएस व्यवस्था शुरू कर सकता है तो हमारा चाय वाला क्यों नहीं कर सकता? हमारा चाय वाला क्यों नहीं कर सकता भाई? ठीक है, कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रमोट करना चाहिए, ना कि उसकी टंगड़ी पकड़ के खींचना चाहिए। ठीक है, देश चलाना कोई मामूली बात नहीं होती है, देश चलाना बहुत बड़ी बात है। फिलहाल हमारा मुद्दा नहीं, वरना ये इसका भी राजनीतिकरण हो जाएगा। आप कह रहे थे भैया मुझे राजनीति में नहीं पढ़ना, इसका भी राजनीतिकरण हो जाता है कि आप एक विशेष के लिए, जो कि मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, बस एक बात कर रहा। पीडीएस प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बड़ी एक सोच। ये उस समय की व्यवस्था थी जब बिचौलियों ने हर वस्तुओं के दाम को बढ़ा रखा था। इस पर
बाजार नियंत्रण क्या था मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू करने का काम अलाउद्दीन खिलजी का था। उसने इसमें तमाम तरह के बाजार लगाए जिसपे सामान लेने वालों को और सामान बेचने वालों को परमिट जारी किया जाता था। साथ ही साथ मुनाफाखोरी पर उसने प्रतिबंध लगाया। जो व्यक्ति जितना कम तौलता था उसकी बॉडी से उतना मांस काट लिया जाता था। साथ ही साथ जो व्यक्ति निर्धारित शुल्क से ज्यादा पैसा लेता था उसके बॉडी पर उतने कोड़े लगाए जाते थे। ये ऐसा उसने नियम बनाया ताकि सख्त नियम, ताकि जो है जो व्यवस्था चल रही है उसमें किसी भी प्रकार की कोई अवरोध ना आए। ये उसकी आर्थिक व्यवस्था थी। साथ ही साथ उसने कुछ नवीन करों को लगाया, जैसे घरी और चराई नामक कर लगाए। साथ ही साथ उसने जो अभियान किया, दूर दूर तक जो उसके अभियान हुए, उस दूर दूर के अभियान ने सल्तनत के कोष को समृद्ध किया। दूर दूर तक जो अभियान हुए उस अभियानों ने दिल्ली सल्तनत के कोष को समृद्ध किया। तो उसको आप आर्थिक परिवेश में ही डाल सकते हैं। इसी समय कोहिनूर हीरा भी उसको प्राप्त होता है। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं सामरिक क्षेत्र में। सामरिक क्षेत्र में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी को एक आईएएस में क्वेश्चन पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी एक अनोखा साम्राज्यवादी था। भाई बिल्कुल अनोखा साम्राज्यवादी था। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति का अनुसरण किया था। उसने गुजरात तक की विजय की और उत्तर भारत में जितने भी क्षेत्रों को उसने जीता वहां पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, ये जो एरिया थे ये उत्तर भारत के उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहे। जबकि दक्षिण भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली सल्तनत की सेनाएं दक्षिण भारत तक गई और वहां जाकर उन्होंने अभियान किए। यही काल हम बाद में देखते हैं मोहम्मद बिन, यही जो प्रोसेस है इसको बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया और फिर बाद में अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, दक्षिण भारत में सबने अभियान किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो दिमाग यहां पर उसने लगाया वो अन्य शासकों ने नहीं लगाया। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल समुद्रगुप्त की उस नीति पर चला जिस नीति को कहा जाता है धर्म विजय। ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की नीति समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के शासकों के साथ अपनाई थी। दक्षिण भारत के जो शासक थे उनके साथ उसने बिल्कुल नीति अपनाई। ग्रहण, उनके राज्य को जीता और मोक्ष प्रदान करते हुए उनके राज्य को, अनुग्रह करते हुए उनके राज्य को छोड़ दिया। केवल टैक्स की वसूली की, पैसा लिया, पैसा दो। अलाउद्दीन खिलजी ने भी वही काम किया। उसने भी क्या किया, दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई क्योंकि वो दक्षिण भारत के दूरता से अच्छे तरीके से परिचित था। ये जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का अभियान व्यापक रूप से हुआ इसके पूर्व नहीं हुआ। दिल्ली सल्तनत की सेनाएं जो दक्षिण भारत तक पहुंची इसके पूर्व नहीं पहुंची, लेकिन इसके बाद आने वाले शासकों के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया। एमबीटी इसलिए फेल हो गया, मोहम्मद तुगलक क्यों फेल हो गया, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति का अनुसरण किया, इसलिए वो फेल कर गया। लेकिन बाद में अकबर जिसने सीमित विस्तार का अनुसरण किया, जहांगीर जिसने सीमित विस्तार का अनुसरण किया, शाहजहां जो उस विस्तार से कदम आगे बढ़ गया और असफल ही कहूंगा मैं उसको, और औरंगजेब तो बिल्कुल बावला निकला। उसने पूरा का पूरा, अजगर जितना घोटेगा वो उतना मोटा होगा और अंत में फट जाएगा। वही हाल हुआ औरंगजेब का। औरंगजेब ने भी क्या किया, पूरा का पूरा साम्राज्य घोट लिया, गोलकुंडा तक वो लेके चला गया और अंत में क्या हुआ, अंत में उसके साम्राज्य का पतन हुआ। क्योंकि जो समस्याएं दक्कन में रही फिर बाद में उत्तर भारत में आनी शुरू हो गई। तो अलाउद्दीन खिलजी अनोखा साम्राज्यवादी था क्योंकि वो इन चीजों को समझता और जानता था। दक्षिण भारत से टैक्स लिया, दक्षिण भारत से उसने पैसा लिया,
और उत्तर भारत में अपनी शासन सत्ता को मजबूत किया। वो जानता था कि दक्षिण भारत में अगर मैं जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए दुरूहता रहेगी, समस्या पैदा होगी, और इस प्रकार ये सामरिक रूप से भी क्रांति कहलाती है। दूसरी बात, ये तो हो गया। दूसरा, उसने सैन्य क्षेत्र में सुधार किया। क्या किया? सबसे पहला, उसने अपनी सेना को दशमलव में बांटा। मंगोलों की का भी काम था कि वो अपनी सेना को दशमलव में बांटते थे। उसके बाद सीधे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को दशमलव में बांटा। ये सामरिक क्षेत्र में क्रांति थी। दाग और चेहरा की प्रथा, इसी प्रथा को बाद में शेरशाह सूरी और बाद में अकबर ने शुरू किया, और वर्तमान में तो आप देख ही रहे हैं कि हर सैनिक का जो कि बायोमेट्रिक डाटा से लेकर हर चीज आपको उपलब्ध रहता है। यह है क्रांति। जब वह दाग और चेहरा, यानी हर व्यक्ति का चेहरा मोहरा वो कैसे दिखता है, और दाग, घोड़े पर दाग लगाना, दाग और चेहरा की पद्धति सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई, ताकि राज के साथ धोखेबाजी की स्थिति खत्म हो जाए। ये थी क्रांति। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा, वेतनभोगी कर्मचारी बनाने की प्रथा शुरू की गई। यही बाद में शेरशाह सूरी ने शुरू किया, और फिर बाद में अकबर के समय भी ये रही। 234 टन का एक मुश्त में जो 2 घोड़े लाता था उसे 78 टन का एक्स्ट्रा मिलता था, 312 टन का मिलता था। दहबस्ती का नियम भी मिलता है, जो बाद में अकबर के समय शुरू हुआ था। दहबस्ती का नियम, ये व्यवस्था। खुम्स की दरों में परिवर्तन, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने उस दरों को भी चेंज कर दिया। 4/5 राज्य का रहेगा, 1/5 सैनिकों का रहेगा, क्योंकि ये राज्य के वेतन भोगी कर्मचारी हैं। ये व्यवस्था जो मैंने आपको बताई, ये बाद के समय तक रही, इसलिए ये क्रांति कही जाती है। ये क्रांति कही जाती है। तो यानी आप इन क्षेत्रों में व्यवस्था देख सकते हैं। सामान्य क्षेत्र में यदि कृषकों को उत्पीड़ित किया जाएगा, यदि कृषकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाएगा, उनको मारा पीटा जाएगा, तो उसने दाहिने हाथ काटने की भी प्रथा शुरू कर दी, ताकि लोगों में डर बना रहे। महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार भी इसी काल में प्राप्त होने शुरू हो गए। तो ये था आपका खिलजी क्रांति का छोटा सा टॉपिक। इस पर हम और डिटेलिंग करेंगे। हाँ, आप लोग अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम 10 नवंबर से शुरू करेंगे हम, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आप लोग अपने उत्तर मुझे लिखकर भेज सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ उत्तर कैसा है, कैसे लिखा गया है, मैं मार्किंग करके बताऊंगा, नाम लिखकर बताऊंगा कि आप कैसे लिख रहे हैं। ये मेंस का सेशन हमारा सालों भर चलेगा, हम उसको नहीं रोकेंगे। जीएस और हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस, आप अपने उत्तर को हमें लिख के भेजिए। 10 नवंबर से नए बैच शुरू हो रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप यदि हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, यदि आप हमें अपना गाइड मान के अभी हम हमसे सलाह मशवरा लेंगे, हम आपको सही मार्ग दिखाएंगे, ताकि आपकी सफलता में वो एक मील का पत्थर साबित करें। धन्यवाद। थैंक यू।